Hello and a very warm welcome to all of you. So this is the second part of the video of strategic management concept and process. तो पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर एक आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, इट स्टार्ट्स विद एनवायरमेंटल एनालिसिस, देन इट गोज़ टू योर स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एंड देन इज़ द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। एनवायरमेंटल एनालिसिस करके हमने अपने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, फिर एक्चुअली बनाया। उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। जो भी स्ट्रैटेजी बनाया जाता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से बनाया जाता है। एंड दिस पार्ट इज़ द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। जब आप स्ट्रैटेजी को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, यू ब्रिंग इट इनटू एक्शन। So in the last video we studied about what is strategic management, what are the various process। हमने कहा था ये वाला आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये डायग्राम for your marks etc, because you know it's like you put it in your paper and the examiner hears a general idea that you do have an idea of what is happening, और एल्स अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आंसर कर रहे हैं तो यू हैव एन आइडिया कि आपके पास अगर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोजेक्ट का, प्रोसीजर का, रिसोर्स एलोकेशन का, स्ट्रक्चरल, लीडरशिप, फंक्शनल, ऑपरेशनल, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ मस्ट। वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। After this topic, we had also done in the previous lecture about the, let's come to the next topic, that is the prerequisites of strategy implementation, जिसमें institutionalization of strategy, developing proper organizational climate, formulation of operation plans, developing proper organizational structure, periodic review of the strategy and aspects of strategy implementation। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। वी हैड बिगन विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन दे चुके थे, where the procedure implementation level was concerned with completion of all the statutory and the other formalities which has been prescribed by the government at the state level, at the country level, at the center level, और अगर आप इंटरनेशनली कुछ काम करना चाह रहे हैं तो जिस भी कंट्री में आप जाके अपना बिजनेस लगाना चाह रहे हैं उस कंट्री का क्या क्या लॉज, रेगुलेशंस, क्या प्रोसीजर्स है, वो करने के लिए जो हम काम करते हैं, दीज आर द वेरियस procedural implementations. After that, we had seen about the functional implementation. Functional implementation is the development of the functional policies, जो है प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन जिसके हिसाब से आदमी काम कर सकता है, किस तरह रिसोर्सेज एलोकेट करना है, किसको क्या काम कराना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। The last thing which we were discussing about that the linkages which are horizontally traverses through departments, divisions and functions, areas of the organization go hand in hand for each other। मतलब अगर आपका एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो टॉप मैनेजमेंट का मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, ये वर्टिकल लिंकेजेस उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरे से डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, HR से, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब एक दूसरे से उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ योर हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस। नाउ नेक्स्ट which we are going to study here are the behavioral issues for strategy implementation। तो हम लोग इसमें बात करेंगे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला हमने बात किया कि प्रोसीजर का किस तरीके से करेंगे, दूसरा हमने बात किया कि फंक्शनली कैसे चलेगा, और ये लास्ट वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है व्हाट आर द बिहेवियर इश्यूज़ फॉर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। क्या क्या कैसा कैसा बिहेवियर होना चाहिए। और जब हम बिहेवियर का बात करते हैं, इट इज़ मोर और लेस लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, द बिहेवियर ऑफ योर लीडर्स, द बिहेवियर ऑफ योर मैनेजर्स, द बिहेवियर ऑफ योर एम्प्लॉयज़, जिसके कारण काम सही से चले। क्योंकि क्या है ना कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन उसको पूरे दिल से नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। it is you are implementing it but you are not putting your heart and soul into it, the employee is not putting the best effort into it, तो क्या होगा, उसका वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा.
So in order to have good results, in order to have worthwhile results, and in order to that the whatever work has been done returns back with maximum profitability and efficiency, it is imperative that the organizations should put in the members of the organization should put in their utmost efficiency. So coming to the notes part, see, we have behavioral implementation deals with those aspects of strategy implementation they have impact on the people in the organization. क्या लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या काम कर रहे हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जा रहा है, कैसे उनसे काम किया जा रहा है. Since an organization is a deliberate and purposive entity of human beings, the activities and behavior of its members need to be directed in a specified way. तो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, ठीक है, इसमें ही हमने जैसे अभी आपको कहा कि जितना भी काम हो रहा है, काम तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ डन बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज. तो जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको इस तरीके से समझा के, इस तरीके से मोटिवेट करके काम करना है ताकि वो लोग जो काम करे, इट इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ द स्ट्रैटेजी, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल एंडेवर. ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं कि चलो काम हो जाएगा, वो नहीं. इस तरीके से उनको मोटिवेट करना है कि वो भी सोचें कि जो सिर्फ हमको बताया गया है वो नहीं, हम अपनी तरह से क्या लगाएं ताकि जो भी स्ट्रैटेजी आ रहा है उसका बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिटेबिलिटी हो सके. Any departure from this way leads to inefficiency in the organization and consequent failure of the strategy. अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो गॉड फॉरबिड आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है, अगेन रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है लोगों ने, अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो उनको ये कोशिश मैक्सिमम करनी है कि किसी भी तरह से ये वाला जो काम है उसमें फुल एफर्ट लगा के करें. और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये सब्सिक्वेंटली इट लीड टू फेलियर. Now strategy implementation में there are certain things which you have to study, या there are certain things which have to be dealt with. तो इसमें नंबर 1 आता है लीडरशिप. लीडरशिप इज़ व्हाट, सी अगर हम लोग एक कंपैरेटिव चार्ट लेके देखें तो पहले के समय में जैसा जिस समय का सिचुएशन होता है, जैसा जिस समय का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, उस समय का वैसा लीडरशिप होता है. प्री इंडिपेंडेंस या यस्टरयर्स का ले लें तो बेसिकली आपका, या इंडिपेंडेंस के बाद का भी ले लें तो हमारा बेसिकली थोड़ा अथॉरिटेटिव काम का था. उस समय लोग अपने पावर से लोगों को काम कराने की कोशिश करते थे. लोग जो लीडर्स हुआ करते थे वो बोला करते कि आप काम करो, तो वो उस टाइप का लीडरशिप था. प्रॉब्ली जस्टिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट एज ऑफ नाउ the kind of scenario it is there in the society, or the kind of scenario which is there in the business environment, it is totally different. अगर आप किसी को आप डिक्टेट करा के आप काम नहीं करा सकते, आप काम करा भी सकते हैं ना तो पूरे मन से आदमी काम नहीं करेगा. तो लीडरशिप का अभी के समय का है ना, इट इज़ मोर ऑफ द पार्टिसिपेटिव काइंड्स. उन्हें अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना है, अपने टीम मेंबर्स से काम करवाना है, इस तरीके से काम कराना है कि हर एक टीम मेंबर को लगे कि वो अपना काम कर रहे हैं. अगर ऐसा कुछ हो सकेगा तो जो स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो बेहतर होगी. आप ही सोच के देखें कि कोई एक काम आप पे इट्स बीन फोर्स अपॉन यू कि आपको ये काम करना है, भले ही आपको काम करने का मन नहीं हो, कोई ज़रूरी काम हो तो अच्छा ठीक है हम कर देते हैं. और एक काम है कि आपको करना है, आपको ये बात का एहसास है कि ये मेरा काम है, अगर नहीं करेंगे तो मेरे घर में या मुझे प्रॉब्लम होएगी. तो क्या है कि आप पूरी लगन से काम करेंगे ताकि उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर हो. पहले वाले सिचुएशन में भी रिजल्ट अच्छा हो रहा है, लेकिन इस वाले सिचुएशन में यू आर इंश्योरिंग दैट वट एवर यू आर डूइंग हैज़ द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट. तो ये मोटिवेट कराने का काम जो होता है, ये काम आपके लीडर्स का होता है, राइट. So leadership is basically the ability to persuade others to seek defined objectives willingly and enthusiastically. कि वो आपको persuade कर रहे हैं, दूसरे जो उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनको ये persuade कर रहे हैं, उनको ये motivate कर रहे हैं कि जो भी strategy बन रही है
या जो ऑब्जेक्टिव्स बन रही हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ अपने मर्ज़ी से, अपनी खुशी से और पूरे एंथुजियाज़म के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें. A manager can get an intended work accomplished by subordinates in the organization in two ways: by exercising authority vested in him और by winning support of the subordinates. जैसे अभी कहा कि आपको या तो वो उन पे अब क्योंकि लीडर्स को ऑब्वियसली अथॉरिटी होती है, ये उनमें ये अथॉरिटी उनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सके कि वो काम करने के लिए, तो वो अथॉरिटी का भी यूज़ कर सकते हैं. और एल्स वो लोग का ये विश्वास जीत के भी वो कर सकते हैं. अब जहाँ तक अथॉरिटी की बात होती है तो ऐसा नहीं कि अथॉरिटी में काम नहीं होता है. जैसा जैसा बिजनेस सिचुएशन है वैसा काम होता है. अगर टीम मेंबर ही हैं और टीम मेंबर्स ही वो लोग काम करा रहे हैं, एक ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है कि दो टीम मेंबर बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे हैं या बात सुन भी रहे हैं तो उनका जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लैश हो जा रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, इससे ना प्रॉब्लम हो सकती है. तब क्या होएगा, तब जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर को का अपना अथॉरिटी यूज़ करना पड़ेगा. So as said, it can be either by exercising the authority or winning the support of the subordinates. Out of these, the second approach is better because it brings people to work enthusiastically, and their contribution would be more than the first approach, in which the people use about 60-70% of their ability to in performing work. Right now said कि एक काम बोल दिया कि आपको करना है तो जो वो कर रहे हैं, और एक काम जो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो जो आप मर्ज़ी से करेंगे उसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेहतर होएगा ही होएगा, क्योंकि आप उसमें पूरा ये भी लगा रहे हैं. सिर्फ आप पूरे मन से नहीं काम करें बल्कि आप ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि उसका सक्सेस भी हो. एक हो गया काम करके काम कर दिया, भूल जाओ काम कर लिया, लेकिन वो होता है कि अच्छा चलो काम कर दिया, फिर आप पूरा देख रहे हैं कि ठीक से काम हुआ है कि नहीं. दैट काइंड ऑफ फीलिंग, दैट हैज़ टू बी मोटिवेटेड बाय द लीडर्स. That is why Stephen Covey, a management consultant, has observed that while producers and managers are important, but leaders are vital for lasting success, organizational success. Thus, every forward-looking organization needs leadership, more particularly strategic leadership. Before going through the details of the role of leadership in strategy implementation, it is desirable to see what strategic leadership is. तो इस एक आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट है मिस्टर स्टीफन कोवे, ये इन्होंने कहा है कि प्रोड्यूसर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉय सब बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, बट अ गुड लीडर इज़ एब्सोल्युटली इम्परेटिव, बहुत इट्स वाइटल, इज़ एसेंशियल, जो भी आप बोल लें, जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को वो एक कैटलिस्ट फैक्टर हो जाता है. और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ लीडरशिप नहीं हो, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप हो. जहाँ ज़रूरत पड़े अथॉरिटी की वहाँ अथॉरिटी यूज़ करे, जहाँ ज़रूरत पड़ी कोक्सिंग यूज़ किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी परसुएडिंग यूज़ किया, लेकिन पूरे टीम मेंबर से बहुत बढ़िया से उन्होंने काम करवा लिया. The next aspect of behavior implementation that we have to study is the organizational culture. Organization culture is another element which affects strategy implementation, as it provides a framework within which the behavior of the organizational members take place. अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या हो गया? कल्चर होता है जैसे आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ जब जो बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे का जो एक वर्क कल्चर बन रहा है, वही आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनता है. तो एक कल्चर वहाँ है कि सब अपना मन से काम कर रहा है, एक कल्चर हो गया कि नहीं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. तो ऐसा जब जो भी प्रॉपर कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज़ फॉर्म बाय द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. A good organizational culture is again very important for a good strategy implementation. कि अगर organizational culture सही होता है तो लोगों को काम करने में मन लगता है, वो सही तरीके से काम करते हैं, and the things go well. Though there have been different views about exact concept of the organizational culture, a consensus has emerged in the form that it is a system of shared meaning. O'Reilly has defined organizational culture in a precise manner. Accordingly, organizational culture is a set of assumptions, beliefs, values and norms that are shared by the organization members. See, one thing you can note here is जो culture होता है ना, organization का culture होता है, they are not set of rules, regulations, policies and procedures. नहीं, वो नहीं होता.
इट इज़ सेट ऑफ अजम्पशंस ये है कि यहाँ पे हम ऑनेस्टली काम करेंगे। अजम्पशन ये है कि हम एकदम टाइम पे आएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो अपना काम ख़त्म करके जाएंगे। अजम्पशन ये है या उनके वैल्यूज़ ये हैं कि हम अगर काम सही से ख़त्म करके जाएंगे तो मेरी ही तरक्की होनी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक बन चुका है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर कल्चर हेल्प्स इन गुड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। Thus, organizational culture is a set of characteristics that are commonly shared by the people in the organization. Such characteristics may be in the form of assumptions, beliefs, values, and norms, which are known as abstract elements of the culture, or externally oriented characteristics like products, buildings, dress, etc., which are known as the material elements of the culture. Right? Now, the next thing which we have to study in the behavior implementation is the values, ideologies and ethics. अब values, ideologies and ethics क्या होते हैं? तो values, ideologies and ethics में affect in the which the strategy will be implemented by the organization. तो ये तीनों को डिटेल में नीचे में डिस्क्राइब किया हुआ है. These three elements are the major determinants of an individual behavior, and since an organization is a collectivity of the individuals, hence total organizational behavior. Organizational behavior is a totally different topic, you know. तो basically organizational behavior क्या होता है? It is affected by all the individuals who are working in the organization. अब हर एक इंडिविजुअल जो आ रहा है एक डिफरेंट सोसाइटी से आ रहा है, एक डिफरेंट कल्चर से आ रहा है, एक डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहा है, एक डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से आ रहा है. सबका एथिकल वैल्यूज़ अलग है, सबके एटीट्यूड्स अलग है, सबकी आइडियोलॉजीज़ अलग है. तो क्या होता है कि ये सारे अलग अलग टाइप के लोग जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो ये हर एक आदमी का पर्टिकुलर एटीट्यूड या हर एक इंडिविजुअल का जो काम होता है, हर एक इंडिविजुअल का जो मॉरल वैल्यूज़ वगैरह होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को शेप अप करने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ज़्यादा आपका अच्छा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होता है. So first and foremost, let us see what are values. So values are convictions and a framework of philosophy that an individual on the basis of what he judges what is good or bad. Good enough. तो values क्या होता है? एक हमारे values, हमारे moral values हैं जो मुझे लगता है कि ये कुछ करना सही है या कुछ करना गलत है. Rokich, a noted socio-psychologist, has defined values as global beliefs that guide actions and judgments across a variety of situations. My values, honesty is the best policy. किसी और की वैल्यू कि नहीं भाई दुनिया भर तो चला करप्शन में, हम अकेले थोड़े देश तो सुधार सकेंगे, तो आई विल नॉट फॉलो दैट वैल्यू. So that is totally your belief, no? It is how you believe that things should be going on, right? He further says, values represents the basic convictions that a specific mode of conduct for the end state of existence is personally or socially preferable to the opposite mode of conduct or the end state. तो values है कि भाई honesty is the best policy. Some say no, honesty is not the best policy. You should go around as the system goes. अगर वो लोग बहुत ही corrupt है तो हम क्यों सबसे honesty को लेके चले, ठीक है? सो एट टाइम्स आपकी क्लास में प्रॉब्लम होता है कि मैम उन्होंने तो चीटिंग की थी, दे गॉट द फुल मार्क्स, आई वॉज नॉट चीटिंग, आई डिड नॉट गेट द मार्क्स. सो टोटली योर वैल्यू है. अभी चीटिंग करके या कभी अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस करके कोई आगे निकल सकते, बट नॉट बी हेल्पफुल फॉर एवर. You may be preparing for your NET exams, you may be preparing for your PhD exams, you may be preparing for your say your UPSC exams, JPSC exams. उसमें आप कैसे करेंगे? और एक बार ये आदत हो जाती है कि वो चीटिंग करने वाली, तो वो तो वैसे ही रह जाती है. तो टोटली योर सेट ऑफ वैल्यूज़. ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर वैल्यू वो काम जो कर रहे हैं अगर ऑनेस्टी के साथ बिकॉज योर लीडर्स, योर मैनेजमेंट पीपल आर नॉट फूल्स, नो, they are these peoples who have been through all the phases and they're the successful peoples. They do realize that what are good things for the organization. They do see the honesty in the people, right? So he has defined values into two categories, terminal and instrumental. Terminal values, also known as end values, reflect what a person is ultimately striving to achieve. Example, comfortable life, family security, self-respect, achievement, etc. तो एक होगी, दो टाइप की वैल्यू होगी. टर्मिनल मतलब होता है अंत, ठीक है, लास्ट, एंड.
तो एंड वैल्यूज़ क्या कि क्या क्या चीज़ चाहते हैं लाइफ में, क्या कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, फैमिली सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, वट एवर इट इज़। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ दूसरे टाइप की वैल्यूज़ होती है, जो भी वैल्यूज़ ही होती है, और ये बेसिकली होती है कि हम उस हाउ डू वी वर्क टू अचीव दैट एंड। जैसे instrumental values also known as the means values relate to means for achieving that ends, example courage, honesty, imagination। और हर एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से अपने अपने वैल्यूज़ में डिफ़र करता है, everyone and all these individuals who differ in their values or who are the part of the organization affect the organizational behavior. Similarly, they may differ in respect of the instrumental values for achieving a particular terminal value. Though these values are generally of the enduring nature, an individual adapts new values and redefines the old ones in the light of new knowledge and experience as he grows. So basically क्या है ना कि कुछ लोग बोलते हैं, जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल मुझे ये दिखता है कि कुछ लोग बोलते हैं अंत भला तो सब भला, कि आप कोई भी रास्ता अपनाओ, अगर लास्ट चीज़ जो आपका जो एंड रिज़ल्ट हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है तो आप कोई भी रास्ता अपना रहे तो सही है। कुछ ही लोग बोलते हैं नहीं, आप हमेशा सही रास्ते पे चलो तो ही सही होगा, राइट। अगर आप सही रास्ते पे हमेशा चलते रहेंगे तो अंत हमेशा ही भला ही होगा। देयर आर सम पीपल हु थिंक अबाउट द एंड, वो एंड ओरिएंटेड टाइप होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, पूरा रास्ता ही सही चलना चाहिए। तो ये सबका अपना अपना सोचना है, ये सबके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यही इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मिलके हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाता है। The next that we have to study in behavioral implementation of a strategy are ideologies. In a simple way, an ideology is an organized collection of ideas. मेरा क्या आइडियोलॉजी है, मेरे क्या सेट ऑफ आइडियाज़ है। किसी का भी एक आइडियोलॉजी होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके एजुकेशन पे, उसके बैकग्राउंड पे, किस सोसाइटी से आते हैं, कैसे कल्चर से आते हैं, कैसे कल्चरल बैकग्राउंड है, सोसाइटल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके लाइफ में, ये सारे मिलके आइडियोलॉजीज़ बनाते हैं। In a simple way, an ideology is an organized collection of ideas. The American Heritage Dictionary has defined ideology as the body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, a group, and a class, a culture. Good enough again कि वो बोलते हैं आइडियोलॉजी क्या है, बॉडी ऑफ आइडियाज़ है जो किसी भी पर्सन के सोशल नीड्स को, उनके एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। चाहे अच्छा, देन अगेन नॉट अगेन ऑन इंडिविजुअल, इट कैन बी अ ग्रुप, अ क्लास, अ कल्चर, कुछ भी। In organizational context, Collins and Porras state that a core ideology is made up of set of core values and a purpose that drive an individual or organization forward. A set of principles that guide them to succeed through tough times. तो ये क्या आइडियोलॉजीज, एज ऑलरेडी सेड, जो आइडियोलॉजीज़ होते हैं हमारे, जो हमारे कुछ सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, तो ये हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारे कल्चर बैकग्राउंड, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे फैमिली पे, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर रिलीजन, आवर रिलीजियस बिलीव्स, ये सब पे डिपेंड करता है। तो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हम एक बनाते हैं, जो हम बनाते हैं या हमारी सोसाइटी बनाती है, या हमारे कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो हमें विच गाइड अस जब डिफ़िकल्ट टाइम्स होता है। तो core values are an organization's essential and enduring tenets, a small set of general guiding principles not to be compromised for financial gains or short-term expediency. Purpose in an organization's fundamental reasons for existence beyond just making money. तो है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो लोग CSR एक्टिविटी करते हैं, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी करते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गिविंग देम प्रॉफिट इन द टर्म ऑफ मॉनिटरी प्रॉफिट्स, राइट। तो क्या हो रहा है, ये आप इट इज़ गिविंग देम इन अ सेंस ऑफ प्रॉब्ली सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इट इज़ गिविंग देम इन अ सेंस ऑफ उनका ब्रांड इमेज बनता है। मॉनिटरीली तो वो पैसे और खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना आइडियोलॉजी है कि हम अगर बना रहे हैं पैसे, अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आई विल हैव अ वे ऑफ रिपेइंग बैक टू द सोसाइटी, राइट।
The core ideologies of an organization have some sort of permanency and are not subject to change even in adverse situations. Thus, the connotation of ideologies is broader than that of values, though values provide the foundation for ideologies. So यही है, ये कह रहे हैं कि जो आपका आइडियोलॉजीज़ होते हैं वो परमानेंट होते हैं और ऐसा नहीं कि ख़राब सिचुएशन में चेंज कर जाते हैं, लेकिन एंड इट इज़ अ ब्रॉडर थिंग, यू नो, वैल्यूज़ आर, ये मेरा पर्सनल वैल्यूज़ है, आइडियोलॉजीज़ आर सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट वी हैव, राइट. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी वैल्यूज़ भी होते हैं, आपके आइडियोलॉजीज़ भी होते हैं. Now the next thing that we have to study in the behavioral implementation is ethics, business ethics. Ethics may be thought of in terms of mass moral principles or set of values about what conduct ought to be, कैसा काम होना चाहिए, कैसा moral principles हमारा होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, which is morally correct and which is morally wrong. Thus it specifies what is good or bad, right or wrong from the social point of view. ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, जो अभी कहा. Business ethics relates to the behavior of the businessman in business situation. Business ethics operates as a system of values and is concerned with primarily with the relationship of business goals and techniques to satisfy human ends. Business ethics generates from value forming institutions, organization values and goals, peers and colleagues, work and career and professional code of conduct. Now business ethics पे एक अलग से पूरा वीडियो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ. यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ डिटेल व्यू अबाउट बिजनेस एथिक्स, देयर आर फ्यू वीडियोज़ प्रेजेंट ऑन द टॉपिक, यू कैन गो थ्रू इट. द थिंग इज़ बिजनेस एथिक्स इज़ बेसिकली कि जब हम काम कर रहे हैं, तो हम जब काम कर रहे हैं, दो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट बनाने आए हैं, किसी बाई हुक और बाई क्रुक हमको प्रॉफिट बनाना है, ये उनका एथिक्स है. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम हमेशा सही रास्ते पे चलेंगे और हम सही तरीके से पैसे बनाएंगे, चाहे भले ही उसमें कुछ टाइम लगे. एग्जाम्पल आपको बताते हैं. जिस तरह से मान लीजिए टाटा स्टील है, टाटा पूरा ग्रुप ही है, ठीक है. सो इफ़ द टाटा का ग्रुप इज़ देयर, तो वी नो दैट व्हेन यू गो एंड बाई गोल्ड इन तनिष्क, हम लोग तनिष्क में अगर सोना ख़रीदने जाते हैं तो हमें इस बात का भरोसा रहता है कि उनका जो अगर वैल्यू, उनका हम अगर तनिष्क में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली द गोल्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. वाई डू वी हैव दिस फेथ इन देम? इट इज़ बिकॉज सिंस इटर्निटी हमेशा से उन्होंने अपना जो एथिकल प्रैक्टिस है बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है. हमें ये पता है कि उनके यहाँ हमें कुछ मिलावट की चीज़ नहीं मिलेगी, उनके यहाँ हमें कुछ गलत चीज़ नहीं मिलेगी. जैसे मान लीजिए दूसरा ले लें, अब टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा तनिष्क से टाटा नमक अगर इवन इफ़ यू गो एंड बाय टाटा नमक, तो वी आर गुड इनफ इन आवर ब्रेन्स कि चलो हम अगर टाटा का ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि वो लोग एथिकल प्रैक्टिसेस हमेशा से फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बन गया है. हम लोग भी एज कस्टमर्स वी बिलीव दैट द टाटा कंपनी इज़ गुड. वी एज कस्टमर्स वी नो दैट इफ़ वी आर बाइंग समथिंग फ्रॉम टाटा इट हैज़ टू बी गुड, ठीक है. और वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते हैं. तो शॉर्ट टर्म गेन उन्हें बहुत होता है, ठीक है. शॉर्ट टर्म गेम तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होता ही होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. बट इन द लॉन्ग रन वो जब एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So the present day managers are increasingly concerned with the social issues that they and the organizations are facing. देखिए क्या होता है ना कि बेसिकली लोग कहते हैं, सोसाइटी वाले कहते हैं कि ठीक है, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ सपोज आई एम वर्किंग फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो इफ़ आई एम वर्किंग फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन पेज मी गुड इनफ. बट व्हेन आई एम वर्किंग फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, हम ऐसा नहीं होता है कि वहीं पे वर्क प्लेस पे काम ख़त्म हो जाता है और घर आ रहे हैं तो आपका नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो कॉपीज़ चेक कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, राइट. सिमिलरली अदर पीपल हु आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो लोग काम कर रहे हैं, काम करके घर आ रहे हैं, उसके बाद भी काम का कभी फ़ोन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. सो इवन इन दैट केस, नो, इवन इफ दैट इज़ हैपनिंग, सो द पीपल, द सोसाइटी, दे से कि अगर हमारे से अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है
तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बेनिफिट द सोसाइटी, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वो जो लोग होते हैं वो लोग काफ़ी मतलब वो लोग दे ट्राई टू सेटअप स्कूल्स, कॉलेजेस, स्कॉलरशिप्स देना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, ये सब सारी काम वो लोग करते हैं। तो आज के जो मैनेजर्स हैं दे आर वेरी मच कंसर्न विद व्हाट आर द सोशल इश्यूज दैट आर गोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. This is happening throughout the world and India is no exceptions. Though there have been arguments in the past about social responsibility of the business organization as well as in its favor, a consensus has emerged that is essential for long-term survival of the organizations. अब आर्ग्यूमेंट्स क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बिजनेस का काम है प्रॉफिट करना, तो अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉय को पे भी कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ रहा है तो उसे बोनस और इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, तो हमें ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फुलफ़िल करने की क्या ज़रूरत है? और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप कर रहे हैं काम तो आपको सोसाइटी को देना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म में देखा गया है, इतने सालों में ये देखा गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो CSR एक्टिविटीज़ करते हैं उनका जो ब्रांड इमेज, वो गुडविल, वो काफ़ी बनता है। और ये ब्रांड इमेज और गुडविल जो बनता है ये इन लॉन्ग टर्म इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. ना ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट विद इन अ सोसाइटी, डन, ये तो है ही, एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी के अंदर में ही आता है. सिंस द सोसाइटी is a broader framework within which the organizations operate, the many social issues which impinge on the operation of the organizations. That's explained right now कि society broad framework है जिसमें organization काम कर रहा है और they want that the organizations should work for them. So this is the reason why most of the organizations include social issues in their objectives में ही वो डाल के रखते हैं. Social responsibility refers to the organization's decisions and actions taken to reason at least partially beyond its direct economic interest. Economic interest मतलब profit. तो they are not working CSR activities are not purposely done कि उनको profit कहीं से हो. No, they are not getting profit. They are spending money on the society, right? But then again, organization is a part of the society and the society expects it to give it back. And if they do give it back, they ultimately they are the one who are in a profit. Thus, an organization has to look at fulfilling the requirements of various interest groups, shareholders, workers, customers, suppliers, government and society. So in all the way possible, they should try to give back to the society. They're gaining from the society, they should try to give back to the society. So in this video, this is the second part of the video of strategy implementation process and concept. So we started about this, in this particular video we started about the strategy implementation का procedural functional behavioral aspect क्या होता है. behavioral aspect में हमने detail में देखा उनके core values, उनके values, उनके social responsibilities, ethics etc. I hope I could get through you, and if you did like the video, do like it, subscribe it, and do not forget to ring the bell icon for further updates. Stay safe and happy learning. Thank you.